तो फिर शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं विद्युत धारा को। विद्युत धारा जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा हमने पिछले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था कि आवेशों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात यदि किसी चालक में किसी एक सिरे से दूसरे सिरे पर आवेश प्रवाहित हो रहे चल रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां पर हम कहेंगे एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो हमें एक लाइन की डेफिनेशन पता चल गई कि आवेशों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो हमें विद्युत धारा तो पता चल गया। अब यहां पर दूसरा शब्द आया है चुंबकीय प्रभाव। तो पहले हम समझते हैं चुंबक क्या होता है। चुंबक जिसे हम इंग्लिश में मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट या चुंबक क्या हुआ? आप जानते हैं चुंबक का अर्थ होता है एक ऐसे पदार्थ से कि जिसके अंदर एक गुण होता है कि वो लौह पदार्थों को यानी कि लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। सामान्य जीवन में हम चुंबक से यही अर्थ लेते हैं, लेकिन जब आप विज्ञान के दृष्टिकोण से इसकी परिभाषा समझेंगे तो आपको यहां पर दो बातें समझनी पड़ेगी कि चुंबक उस पदार्थ को कहेंगे जिसके अंदर दो गुण होना आवश्यक है। पहला गुण उसमें होना चाहिए कि वह लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करे। हमने कहा लौह चुंबकीय या लौह पदार्थों को लिख लेते हैं सीधे। लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करे, अपनी ओर आकर्षित करे। पहला तो यह गुण होना चाहिए और दूसरा गुण इसका होना चाहिए, यह काफी इंपॉर्टेंट गुण है। दूसरा गुण है कि यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो उसके सिरे हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर के ठहरते हैं। यह चुंबक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इसको भी लिख लेते हैं। क्या है? स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर इसके सिरे उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ठहरते हैं, की ओर ठहरते हैं। तो हमने दो इसकी प्रॉपर्टी समझ ली। तो हम यहां पर यह बात कह सकते हैं कि यदि कोई भी पदार्थ ऐसा है जिसके अंदर यह दो गुण हो कि लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर पाए, और दूसरा हमने कहा कि यदि उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो वह क्या करे? उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर के उसके सिरे ठहरे। तो यदि किसी पदार्थ में यह गुण है तो हम कहेंगे वह पदार्थ कैसा होगा? चुंबकीय पदार्थ होगा। वह क्या होगा? चुंबक होगा। तो एक प्रॉपर्टी तो यह आपने काफी अच्छे तरीके से समझी हुई है। सामान्य जीवन में बच्चे खिलौने भी लेते हैं मैग्नेट से संबंधित, उनको चिपका चिपका करके लोहे से चिपका करके देखते रहते हैं। तो यह प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं। जो दूसरी प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है हमने कहा। और इसका कहां यूज होता है? इसका यूज होता होगा कभी आपने कभी मूवीज देखी हो या फिर कभी आपने कुछ साइंटिफिक टूल्स के बारे में सुना हो तो आप जानते हैं उसमें एक हम बात करते हैं कंपास बॉक्स की। कंपास बॉक्स जिसे हम कहते हैं दिक सुई, नाम हम देते हैं दिक सुई, कंपास बॉक्स। कंपास बॉक्स, ये दिक सुई कैसी होती है? दिक सुई, ये दिक सुई कुछ इस प्रकार से होती है। ये इस प्रकार से एक गोल सी डिब्बी होती है और इस डिब्बी के अंदर इस प्रकार से एक सुई बनी हुई रहती है, ऐसी और ऐसी। और यह सुई वास्तव में क्या होती है कि यदि आपको दिशाओं का ज्ञान करना है, जैसे बहुत से लोग जब ट्रैवल करते हैं तो जैसे पुराने लोग थे वो जब समुद्रों की यात्रा करते थे तो समुद्र के बीच में जब पहुंचते थे तो उनको दिशा का ज्ञान नहीं होता था। यदि आपको किसी फॉरेस्ट के बीच में खड़ा कर दिया जाए, किसी जंगल के बीच में आप चले जाएं तो आप वहां पर दिशा नहीं बता सकते। तो दिशा को सही सही ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता था? इस कंपास बॉक्स का यूज किया जाता था। इसके सुइयों की क्या खास बात होती थी कि यह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर के ठहरती थी। और क्यों ठहरती थी उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर के? क्योंकि ये कंपास बॉक्स की जो सुई बनी होती थी, ये वाली सुई, ये हमारी सुई होती थी चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई।
और यदि ये चुंबकीय सुई है, मैग्नेटिक नीडल्स जिसे कहते हैं, यदि ये चुंबकीय सुई है तो इसके अंदर चुंबक के गुण भी होंगे। और पहला गुण हमने कहा वो तो ये था कि यह लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और दूसरा गुण हमने क्या कहा कि यह चुंबक को यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए, तो देखिए शब्द आया यहां पर स्वतंत्रता पूर्वक। स्वतंत्रता पूर्वक का अर्थ है कि हम उस पर बाहर से कोई बल नहीं लगा रहे हैं। वो यदि किसी भी दिशा में घूमने के लिए स्वतंत्र है कोई चुंबक, तब वह जाकर के किस दिशा में ठहरेगा, उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर के ठहरता है। तो हमने कहा यह क्या है, चुंबकीय सुई है। यह कैसे रहती है, इस प्रकार के से कोई हम कह सकते हैं कोई एक नुकीली चीज रहती है और ठीक उसके ऊपर चुंबकीय सुई को ऐसे लगा दिया जाता है। अब ये चुंबकीय सुई आराम से घूमने के लिए स्वतंत्र है। जैसे आपने देखा होगा आपके पंखों के ब्लेड होते हैं, वो आसानी से घूम सकते हैं चारों तरफ किसी भी डायरेक्शन में। तो ठीक उसी प्रकार से ये चुंबकीय सुई भी किसी भी डायरेक्शन में घूम सकती है, स्वतंत्र है घूमने के लिए। इसलिए जब इसको थोड़ा सा हिला करके थोड़ा सा छोड़ें, स्थिर करें, तो हम देखते हैं इसकी सुइयां हमेशा, एक सुई उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है, दूसरी सुई दक्षिण दिशा की ओर क्या करती है, इंगित करती है। तब हम कहते हैं ये क्या होती है, दिशाओं का हमें ज्ञान कराती है। तो इसका इस्तेमाल मनुष्य काफी पहले से करता हुआ है। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमारा यहां चैप्टर क्या है, हमारा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब इसके लिए हम संबंध में एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जिसे हम कहते हैं ओस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट थे जिनको हम नाम देते हैं ओस्टर्ड। ये साइंटिस्ट थे ओस्टर्ड, और इन्होंने हम कह सकते हैं एक खोज करी थी, और उस खोज का हम कह सकते हैं वर्तमान जीवन में इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में या डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ये खोज करी थी कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो हमने एक चालक ले लिया, इस प्रकार से एक चालक ले लिया, और इस चालक में मान लेते हैं हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, हमने इस डायरेक्शन में ऐसे करके एक विद्युत धारा प्रवाहित करी। तो हम देखते हैं यदि इसके बगल में विद्युत धारा भी प्रवाह नहीं कर रहे हैं, चलिए हमने एक ये चालक लिया और इस चालक तार को हमने क्या कर दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया, और यहां पर हम चाहे तो एक कुंजी बना सकते हैं। पिछले चैप्टर में ये जो हमने सर्किट बनाए काफी डिटेल में बना रखे हैं। तो हमने कहा यह हमारी एक कुंजी थी, यह हमारी एक बैटरी थी, 20 वोल्ट की बैटरी है। अब यह हमारा क्या है, एक चालक तार। इसके बगल में हमने क्या करी, एक द्विक सुई यानी कि चुंबकीय सुई या कंपास बॉक्स या मैग्नेटिक नीडल्स, आप कुछ भी कह सकते हैं इसे, इसको हमने यहां पर रख दिया। जब इसे रखा तो हमने देखा प्रारंभ में इसकी स्थिति ऐसी थी, मान लेते हैं ये ऐसे थी, चुंबकीय सुई बड़ा बना लेते हैं थोड़ा, ये मैग्नेटिक नीडल्स ऐसी थी, मान लेते हैं ऐसी थी चुंबकीय सुई। जब इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, अब हमने क्या करा, इस जो कीज थी इसको हमने डाउन कर दिया। पहली स्थिति में ओपन, तो पहले हमें ऐसे मिला। दूसरी स्थिति में हमने क्या कर दिया, इस कीज को क्लोज कर दिया, यानी कि परिपथ को पूर्ण कर दिया, बंद कर दिया, कुंजी लगा दी। जैसे आप बोर्ड के स्विच में करते हैं, अपने इलेक्ट्रिसिटी का जो आपके यहाँ घरों में बोर्ड होता है, स्विच ऑन करते हो तो यदि बल्ब का है तो बल्ब जलने लग जाता है। तो वैसे ही जब हम इसे क्लोज करते हैं, इसका मतलब क्लोज का अर्थ है कि यह सर्किट पूरा हो गया। जब इसे ऑन कर दिया सर्किट को, तो अब इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। आप जानते हैं विद्युत धारा की दिशा इधर से इधर की ओर होती है। जब दिशा इस दिशा में बहती है तो हम देखते हैं दूसरी ही स्थिति में जो मैग्नेटिक नीडल्स होती है इसकी डायरेक्शन बदल जाती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इस तरीके से इसकी मैग्नेटिक नीडल्स ऐसी बन जाती है, यानी कि ये क्या हो गई, विक्षेपित हो गई, इसकी दिशा में परिवर्तन आ गया। अब बात आती है कि आखिर इसकी दिशा में परिवर्तन क्यों आया। तो इसकी दिशा में परिवर्तन इसलिए आता है क्योंकि जब ये चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा क्या करती है, अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ओस्टर्ड ने यही इसका एक्सपेरिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसने यही बताया था कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, इस बात की कैसे गणना होगी, उसके बगल में हम क्या कर लेते हैं, एक चुंबकीय सुई या कंपास नीडल रख देते हैं,
और हम देखते हैं जब धारा प्रवाहित नहीं थी तो ये किसी एक स्थिति में थी, और जैसे इसमें हमने क्लोज करा परिपथ को, जैसी धारा प्रवाहित होनी शुरू हुई तुरंत हम देखते हैं मैग्नेटिक नीडल्स क्या हो गई, विक्षेपित हो गई। इसका अर्थ है कि इसके विक्षेपण का केवल एक ही कारण हो सकता है, और वह है कि यहां पर ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। तो इतनी बात हमें समझ में आ जाती है। अब यहां पर एक बात और आती है कि यदि मैं इसकी दिशा बदल दूं, थर्ड कंडीशन में ले लूं, तीसरी स्थिति में यदि मैं दिशा बदल दूं, अब की बार सेल, इस वाले सेल को ऐसे की बजाय मैं ऐसे कर दूं, यहां नेगेटिव और यहां पर क्या कर दिया, पॉजिटिव रख दूं, तो अब की बार धारा की दिशा क्या हो जाएगी, ऐसे की बजाय क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी धारा की दिशा। तो हम देखते हैं मैग्नेटिक नीडल्स की डायरेक्शन भी बदल जाती है। तीसरी स्थिति में मैग्नेटिक नीडल्स इस प्रकार से आ जाती है, ये पहले ऐसे जा रही थी, अब की बार ये ऐसे विक्षेपित हो जाती है। तो मुझे लगना मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। पहली स्थिति में परिपथ खुला था, ओपन मतलब खुला था, यानी कि स्विच ऑफ था, परिपथ में कोई धारा नहीं बह रही थी, तो चुंबकीय सुई ऐसी थी। दूसरी स्थिति में हमने क्या करा, परिपथ को पूर्ण कर दिया। जब परिपथ को पूर्ण किया तो धारा ऐसे बहने लग गई, धारा की दिशा ये थी। तो मैग्नेटिक नीडल्स में मान लेते हैं जो विक्षेपण हुआ वो इस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से विक्षेपित हो गई या विचलित हो गई आप कह सकते हैं। तीसरी स्थिति में हमने क्या करा कि इस धारा की दिशा बदल दी। पहले धारा इधर से ऊपर और इधर से नीचे जा रही थी, अब की बार यहां से ऊपर जा रही है, यहां से नीचे आ जाएगी। इस तीसरी स्थिति है जब हमने बैटरी के सिरों को क्या कर दिया, पलट दिया। तो देखते हैं इसमें भी विक्षेप की दिशा बदल जाती है। तो इन तीनों से हमें एक निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, पहली बात। यदि धारा की दिशा बदल दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। यह बात हमारे को क्या आ गई, और बात समझ में आ गई। तो इतनी बात आ गई। और तीसरी हमने स्थिति क्या करी, हमने कहा था कि दिशा बदली तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। एक और इसमें पॉइंट आता है कि यदि आप धारा का मान बढ़ा दें, पहले धारा कम थी, अब की बार धारा क्या कर दी, आपने बढ़ा दी, तो इसका जो विक्षेपण होता है, ये जो विक्षेपित होती है और ज्यादा विक्षेपित हो जाती है, इसमें विक्षेप की स्थिति बढ़ जाती है। और जैसे जैसे आप धारा का मान घटाएंगे वैसे वैसे विक्षेप की स्थिति घटती चली जाएगी। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पर हम एक दो चीजों की और चर्चा करेंगे, क्योंकि उस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट तो इतना ही था। अब हम यहां पर चर्चा करेंगे एक बात की कि पहली बात तो जो चुंबक होता है वह किसी दूसरे चुंबक को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। अर्थात यदि दो चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाया जाए तो वो क्या करते हैं, कभी कभी एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, कभी कभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं। तो इन चीजों को हम अब समझते हैं। हमने कहा, हमने एक चुंबक लिया, जो चुंबक के गुण आप कह सकते हैं, ये क्या है, चुंबक के गुण। तो पहला गुण तो आप जानते ही हैं कि यदि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर के ठहरेगा, जो कि हमने कहा था ये चुंबक होने के लिए आवश्यक है। दूसरा हम कहते हैं कि चुंबक में हमने कहा दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव ये वाला हो गया, मान लेते हैं ये जो हमारा ऐसा चुंबक होता है इसे कहते हैं छड़ चुंबक या दंड चुंबक। तो दंड या छड़ इसलिए क्योंकि छड़ क्या होती है, एक सीधी होती है, तो इस प्रकार के चुंबक को हम दंड चुंबक या छड़ चुंबक कहते हैं। मान लेते हैं इसका ये वाला सिरा एक उत्तरी ध्रुव है और यह वाला सिरा क्या है, दक्षिणी ध्रुव। अब समझिए इसको उत्तरी ध्रुव और इसको दक्षिणी ध्रुव कैसे पता चलता है। हमने कहा इस चुंबक को, छड़ चुंबक को आप किसी धागे से स्वतंत्रता पूर्वक लटका लीजिए, और आप लटकाते हैं तो ये जब स्वतंत्रता पूर्वक रहेगा, इस चुंबक पे बाहर से कोई बल नहीं करेगा, तो क्या होता है, ये चुंबक धीरे 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 घूम करके उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर के ठहर जाता है। तो जो सिरा, चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा में जाकर के ठहरता है उसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव या उत्तर खोजी ध्रुव, और चुंबक का जो सिरा दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है या जाकर के रुकता है उसे हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव या दक्षिण खोजी ध्रुव। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई। ये हमारा कौन सा है, उत्तरी ध्रुव, और यह वाला हमारा कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव। ये खास बात है। तो हमने कहा एक चुंबक की स्थिति ये है, और हर चुंबक में यह दो ध्रुव जरूर आपको मिलेंगे। यहां पर एक बारे में और चर्चा कर लेते हैं। देखिए यदि मैं इस चुंबक को ठीक बीच से काट दूं, हमने कहा ये वाला ध्रुव क्या था, उत्तरी ध्रुव, ये वाला ध्रुव क्या था, दक्षिणी ध्रुव। मैंने ठीक किसी कटर से इसको, चुंबक को बीच से काट दिया, तो आप क्या सोचते हैं क्या होगा,
क्या आपको ऐसा लगता है कि ये उत्तरी ध्रुव अलग हो जाएगा और दक्षिणी ध्रुव अलग हो जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि मैं इसको दो टुकड़ों में काट दूं, मैंने कहा इस प्रकार से, ये मैंने पहला टुकड़ा ले लिया और यह वाला मैंने दूसरा टुकड़ा ले लिया, तो इस वाले टुकड़े का ये वाला सिरा क्या था? साउथ पोल था, और इस वाले टुकड़े का ये वाला सिरा क्या था? नॉर्थ पोल था, यानी कि उत्तरी ध्रुव था। तो जब इसको काट करके दो भागों में बांटेंगे तो ये दक्षिणी ध्रुव तो दक्षिणी रहेगा, लेकिन इसका विपरीत ध्रुव स्वतः ही क्या बन जाएगा? उत्तरी ध्रुव। और ठीक इसी प्रकार से इसका उत्तरी ध्रुव तो उत्तरी ध्रुव ही रहेगा, इसका जो विपरीत ध्रुव होगा, यानी कि ये वाला सिरा जो होगा, ये क्या बन जाएगा? दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा। अब यदि आप इन टुकड़ों को और भी काटते चले जाएं तो लास्ट में यदि आपको एक छोटा सा टुकड़ा भी मिलेगा तो उसमें भी चुंबक के वही सब गुण होंगे जो कि एक बड़े चुंबक में होते हैं। तो आप चुंबक को काट काट करके कितने भी छोटे चुंबक बना ले, कितना भी छोटा पार्टिकल में ले आए, उसके अंदर ये दो ध्रुव अवश्य ही रहेंगे, ये कभी नष्ट नहीं होने वाले। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। साथ ही हम यहां पर ये एक बात और कह रहे हैं, हमने कहा कि ये जो दो ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और यह है उत्तरी ध्रुव। अब यदि दो चुंबक हमने लिए तो दोनों चुंबकों पे, ये दो चुंबक लिए, इन दोनों पे क्या होंगे? दक्षिणी ध्रुव भी होंगे और उत्तरी ध्रुव भी होंगे। तो समान ध्रुवों को हम कहते हैं सजातीय ध्रुव। ध्यान रखिएगा, समान ध्रुवों को हम क्या कहते हैं? सजातीय ध्रुव। और विपरीत ध्रुवों को कहते हैं विजातीय ध्रुव। तो ध्यान रखना, सजातीय ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। सजातीय ध्रुवों के बीच में क्या होता है? या समान ध्रुवों में, समान ध्रुवों में कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। और विपरीत ध्रुवों में, विपरीत ध्रुवों या विजातीय ध्रुवों में आकर्षण बल। आकर्षण बल, अब इससे भी थोड़ा समझ लेते हैं। यानी कि ये हमारे पास चुंबक था एक, इसका ये उत्तरी दक्षिणी ध्रुव था, ये उत्तरी ध्रुव था। यदि इसके समीप में ऐसे ही एक दूसरा चुंबक ले आऊं और इस वाले चुंबक का मैं ये वाला सिरा क्या कर दूं? यदि S कर दूं और इसको N बना दूं, तो अब इन दोनों के बीच में, क्योंकि इसके देखिए ये वाला सिरा क्या है? उत्तरी ध्रुव, और ये वाला सिरा क्या है? दक्षिणी ध्रुव। तो दोनों विपरीत ध्रुव हैं, तो हमने कहा विपरीत ध्रुवों पे क्या लगता है? आकर्षण बल। तो यह चुंबक इधर की ओर जाएगा और ये वाला चुंबक इधर की ओर जाएगा, और ये दोनों आपस में चिपकने का प्रयत्न करेंगे, एक दूसरे के समीप आने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि इनके ध्रुव क्या है? लेकिन यदि यहां पर नीचे वाले चुंबक की बात करें, इस चुंबक के बगल में यदि मैं एक दूसरा चुंबक ले आऊं और इस चुंबक का ये वाला ध्रुव नॉर्थ हो और ये वाला ध्रुव साउथ हो, यानी कि दोनों चुंबकों के उत्तरी ध्रुव एक दूसरे के समीप हो और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे से दूर हो, तो यहां पर क्या हो रहे हैं? सजातीय ध्रुव एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, समान ध्रुव एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। तो कैसा बल लगेगा इनके बीच में? प्रतिकर्षण बल। इसका अर्थ है अब ये वाला चुंबक इधर जाने का प्रयत्न करेगा और ये वाला चुंबक इधर जाने का प्रयत्न करेगा। तो हमें चुंबकों के संदर्भ में एक बात और इंपॉर्टेंट पता चली कि समान ध्रुवों पर प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत ध्रुवों पर आकर्षण बल लगता है। तो अब हमें यहां पर एक और बात समझ में आ गई कि जहां हमने स्टार्टिंग में यहां पर लिखा था कि लौह पदार्थों या लौह चुंबकीय पदार्थों को भी लिख सकते हैं। चुंबक क्या करता है? लौह पदार्थों को, या आप कह सकते हैं लौह चुंबकीय पदार्थों को भी क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं आकर्षण भी हो रहा है। तो एक चुंबक दूसरे चुंबक को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। तो आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम चुंबक के बारे में और अधिक डिटेल से चर्चा करते हैं। अभी हमने चुंबक के गुणों के बारे में चर्चा करी और वहां हमने कहा कि चुंबक में जो गुण होते हैं, पहला गुण ये होता है यदि उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए तो उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर के ठहरते हैं। यदि चुंबक को लौह या चुंबकीय पदार्थों के समीप लाए तो वो उनको क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तीसरा हमने कहा कि चुंबक में हमेशा दो ध्रुव अवश्य ही रहते हैं, ऐसा कोई चुंबक नहीं होगा कि जिसमें उत्तर दक्षिण ध्रुव ना हो।
तो इसका अर्थ है कि किसी भी चुंबक में यह संभव नहीं है कि केवल एक ही ध्रुव हो, हर चुंबक में दो ध्रुव तो अवश्य ही होंगे। तो यह सब चुंबकों के बारे में क्या है, उसके गुण। साथ ही हमने यह समझा कि सजातीय ध्रुवों पे यानी कि समान ध्रुवों पे, दो चुंबक हमने लिए, उनके समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तथा विपरीत ध्रुवों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। तो यह हमारी क्या होगी, चुंबक के गुणों के बारे में चर्चा होगी। अब हम यहां पर एक चीज और समझते हैं जिसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो अब समझेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्षेत्र तो आप समझते ही हैं, क्षेत्र मतलब एक प्रकार से क्षेत्रफल या एरिया। और चुंबकीय क्षेत्र का अर्थ होता है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चुंबक क्या करे, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो, या हम कह सकते हैं आकर्षण बल का अनुभव करता हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं, पहले चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं और डिटेल में। हमने कहा मेरे पास एक ये चुंबक है, ये हमने एक चुंबक लिया और इस चुंबक के हमने कहा दो ध्रुव है, मान लेते हैं ये वाला नॉर्थ ध्रुव है, थोड़ा बड़ा बना लें इसे, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा क्या है, साउथ। अब हमने क्या करा कि इसके चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने का आसान तरीका यह है कि अभी हमने आपको दिक् सुई के बारे में कहा था, जिसे हम मैग्नेटिक नीडल या कंपास बॉक्स कहते थे। उस दिक् सुई को यदि हम इस चुंबक के समीप रखें, तो ये हमने क्या कर दिया, दिक् सुई को चुंबक के समीप रख दिया। तो दिक् सुई क्या होती है, थोड़ी सी विक्षेपित हो जाती है। हमने कहा इस प्रकार से विक्षेपित हो गई, मान लेते हैं ऐसे थोड़ी सी विक्षेपित हो गई। जैसे जैसे हम इस दिक् सुई को चुंबक से दूर ले जाते रहते हैं, इसके भीतर जो चुंबकीय सुई है, मैग्नेटिक नीडल्स है, उसमें जो विक्षेप आ रहा है वो धीरे धीरे घटता चले जाता है। इसका अर्थ हुआ कि इस चुंबक के समीप इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, और इसका अर्थ है कि इसका वह गुण जिसके द्वारा वह दूसरे चुंबकों को या लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह गुण इस चुंबक के समीप क्या है, शक्तिशाली है। और जैसे जैसे चुंबक से दूर दूर जाते हैं वैसे वैसे इसका वह गुण क्या होता है, क्षीण होता रहता है, कमजोर पड़ता रहता है, कम होता रहता है। तो हमें यह बात यहां पर क्या आ गई, समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया, हमारा मैग्नेटिक नीडल से हमें पता चल गया। अब हम इस मैग्नेटिक नीडल्स को चुंबक से जितनी दूर ले जाएं, जहां तक ये मैग्नेटिक नीडल्स यानी कि चुंबकीय सुई विक्षेपित हो, इस चुंबक के कारण प्रभावित हो, वह उतनी दूरी का जो स्थान होता है वह उसे हम इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो आप क्या परिभाषा देख सकते हैं कि किसी भी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, उस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो एक तो यह तरीका हो गया। दूसरा एक और तरीका है चुंबकीय क्षेत्र को समझने का। हमने कहा आप एक कार्डबोर्ड लीजिए, एक कागज लीजिए और उस कागज में क्या कर दीजिए, चारों तरफ आप एक हम कह सकते हैं लोहे का बुरादा जिसे कहते हैं, या लोहे के बारीक बारीक कण हैं, उन्हें बिखेर दीजिए। हमने क्या करा, इस प्रकार से कार्डबोर्ड लिया और उसके बीच में मान लेते हैं मैंने इस प्रकार से एक चुंबक रख दिया। अब मैंने क्या करा, इसको थोड़ा और बड़ा बना ले। अब हमने क्या करा, इसके चारों तरफ बुरादा बिखेर दिया। अब चुंबक रख के हम कार्डबोर्ड पे रखा जिसके चारों तरफ बुरादा बिखेरा हुआ था। अब हम इस कार्डबोर्ड को या गत्ते को धीरे धीरे मारते हैं, ऐसे ऐसे थपकी मारते हैं, धीरे धीरे थप थप। तो देखते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे थपकी मारते हैं वैसे वैसे जो वो होती है बुरादा जो होता है वो धीरे धीरे संरेखित होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से संरेखित होते हैं उसकी रेखाएं, ऐसे ऐसे करके संरेखित होता रहता है, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे संरेखित होता चले जाता है। तो यह हमें क्या बताता है कि जितनी दूर तक वह अच्छे से संरेखित हो रहा है उतनी दूर तक हम कह सकते हैं उसका एक प्रकार से क्या है, क्षेत्र है। तो यह वाला एक्सपेरिमेंट इस वाले एक्सपेरिमेंट से इस वाले एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलता है कि चुंबक के चारों तरफ का चुंबकीय क्षेत्र कहां तक स्थित है, चुंबकीय सुई से परफेक्ट रूप से, और इस वाले मेथड से मोटे मोटे रूप से हम क्या कर सकते हैं, ये चीज ज्ञात कर सकते हैं। अब यहीं पर चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक और शब्द आता है जिसे हम कहते हैं चुंबकीय
क्षेत्र रेखाएं, जिसे इंग्लिश में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं? हमने कहा एक दंड चुंबक लीजिए इसी प्रकार से जैसे हमने यहां पर लिया था। इस दंड चुंबक में हम ये नॉर्थ पोल रख दें, साउथ पोल रख दें। तो जैसे हमने यहां पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये जो हमारी जो रिंग्स होती है, ये वाली, जहां पर ये क्या हो रहा है, जो हमने कहा था लोहे का जो चूर्ण था, लोहे के छोटे छोटे बारीक बारीक कण इन रेखाओं में संरेखित हो जाते हैं ऐसे ऐसे करके, वही हमारी क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और इसको खींचने का एक और तरीका होता है। क्या तरीका होता है ये समझिए। हम चुंबक की यदि न्यूडल्स लें, यानी कि जो हम कहते हैं चुंबकीय सुई, इस चुंबकीय सुई को यदि यहां पर रखें, इस चुंबक के यहां पर रखते हैं, तो ये चुंबकीय सुई की डायरेक्शन इस प्रकार से आती है, इस प्रकार से आती है। ऐसे आने का कारण क्या है? हमने कहा था यह जो अंदर की चुंबकीय सुई है, कंपास बॉक्स है, इसके अंदर ये जो पतली सी पत्ती है, जो सुई है, वह भी अपने आप में क्या है चुंबक। और यदि यह चुंबक है तो इसमें दो ध्रुव होंगे, दो ध्रुव होंगे तो एक उत्तरी ध्रुव होगा, एक दक्षिणी ध्रुव होगा। जब हम इस मैग्नेटिक नीडल्स को ऐसे किसी दंड चुंबक के समीप में लाएंगे तो क्या होगा कि जो इस चुंबकीय सुई का विपरीत ध्रुव होगा, विपरीत ध्रुव कौन सा होगा? ये उत्तरी ध्रुव है तो इसका दक्षिणी ध्रुव इसके पास आ जाएगा। और इस चुंबकीय सुई का ये वाला जो सिरा होगा, ये वाला कौन सा होगा? इसका उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल होगा। और ये वाला इसका क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल होगा। तो दक्षिणी ध्रुव दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरफ आ जाता है, और चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव के विपरीत दिशा में चले जाता है, अपोजिट चले जाता है। तो आप इसको ऐसे रखिए, और यहां पर क्या करते हैं, हम एक निशान लगा लेते हैं। अब की बार इस चुंबकीय सुई को उठा करके यहां पर लगा रहे हैं, ऐसे करके रखते हैं, तो ये इस प्रकार से चलती है, ऐसे और ऐसे। तो यहां पर हमने क्या कर लिया, फिर से एक निशान लगा लिया, यानी कि जो नॉर्थ पोल है वो जिस दिशा में आगे की ओर उसकी सुई दिख रही है वहां पर एक बिंदु लगा लीजिए। फिर पीछे वाले इस वाले सिरे को, जो हमारा दक्षिणी ध्रुव था सुई का, उसको फिर से हमने यहां पर रख दिया चुंबकीय सुई को। तो अब की बार देखते हैं ये इस प्रकार से हो जाता है, ऐसे हो जाता है। और ऐसे करके यदि बनाते चले जाएं तो हम देखते हैं ये इस प्रकार से एक रेखा बना देते हैं। फिर दूसरी स्थिति में रख के देखेंगे तो ऐसे एक रेखा बनेगी, फिर तीसरी में रखेंगे तो ऐसे रेखा बनेगी, और ऐसे ही आप इधर की ओर भी बना सकते हैं, ऐसे ये रेखाएं बनती हैं। और इधर से ले जाओगे तो इधर से ऐसे निकलेंगी ये। तो हम देखते हैं इन रेखाओं की जो डायरेक्शन होती है इधर से इधर की ओर होती है, यानी कि इस तरीके से चलते हैं, यहां से घूम करके, यहां से घूम करके, यहां इस दिशा में चलती हैं ये रेखाएं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाली जो रेखाएं हैं ऐसे अंदर की ओर जाती हैं, और यहां से ये रेखाएं क्या होती है, बाहर की ओर निकलती हैं। यहां से बाहर रेखा निकल रही है, रेखाएं ऐसे बना सकते हैं इनको, ऐसे इस प्रकार से दूसरी रेखा बना दी, इस प्रकार से हमने तीसरी रेखा बना दी, तो ये ऐसे बाहर की ओर निकलती हैं। तो यह जो रेखाएं हैं यही क्या कहलाती है, क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। तो किसी चुंबक के चारों तरफ यदि इस प्रकार से चुंबकीय सुई की सहायता से हम रेखाएं खींचें तो उन रेखाओं की आकृति इस प्रकार से आएगी, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्षेत्र रेखाएं रहते हैं। इनकी एक क्या खास बात होती है ये समझिए। पहली तो इनकी खास बात होती है कि ये चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये उत्तर से प्रारंभ होती हैं। क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तर से प्रारंभ होती हैं, उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ हो दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो उत्तर से निकली और कहां चलेगी, दक्षिण में चलेगी। इसलिए मैंने तीर के निशान ऐसे दिखा रखे हैं, ये उत्तर से निकली और कहां चलेगी, दक्षिण में चलेगी, ऐसे। सेकंड बात इनकी क्या होती है कि ये चुंबक के भीतर भी चलती हैं, और चुंबक के भीतर कैसे चलेगी, आप खुद ही देखिए। ये इधर से चली तो चुंबक के भीतर तो यहां से इधर ही दिशा में चलेगी। तो दूसरा इसका अर्थ है कि क्षेत्र रेखाएं
क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर या दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर चलती हैं। तो चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की तरफ और चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती है। इस बात को ध्यान रखना। इसका अर्थ है कि यह जो रेखाएं हैं, क्षेत्र रेखाएं, ये बंद वक्र का निर्माण करती हैं। तो क्या कहा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती है, बंद वक्र का निर्माण करती है। तो मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है यहां पर कि कभी भी कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अब क्यों नहीं काटती? मैं कह रहा हूं ये वाला एक चुंबक है, इसके समीप एक और चुंबक रख दूं, उसके समीप एक और चुंबक रख दूं, तो सबसे अपनी क्या होगी? सारे के सारे चुंबक अपनी चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर निकालेंगे। लेकिन किसी भी चुंबक से निकलने वाली, चाहे एक चुंबक से निकले चाहे दूसरे चुंबक से निकले, कोई भी दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि हम चुंबकीय बल रेखाएं कैसे खींच रहे हैं? इसका आसान तरीका मैंने कहा था, कंपास बॉक्स रख करके, चुंबकीय सुई रख करके। और यदि किसी एक बिंदु हमने ले लिया, उस पर दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काट रही थी, एक यहां काट दिया, एक यहां पर काट दिया। एक चुंबकीय बल रेखा इस दिशा में चलेगी, एक चुंबकीय बल रेखा मान लेते हैं इस दिशा में चलेगी। अब यदि यहां पर कंपास बॉक्स रखूं, मैं ये सुई रखूं, तो ये सुई किस दिशा को बताएगी? इस वाली दिशा को बताएगी कि इस वाली दिशा को बताएगी? तो चुंबकीय सुई दो दिशाओं को तो नहीं बता सकती ना, एक ही दिशा को बताएगी। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर यदि हम इस कंपास बॉक्स को रखें, चुंबकीय सुई को रखें, तो वह केवल एक ही दिशा को दिखाएगी, दो दिशा को नहीं दिखा सकती। इसलिए कभी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। तो इस बात को और लिख लेते हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलिए या बल रेखाएं कहिए, क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय सुई केवल एक ही दिशा को प्रदर्शित कर सकती है, दो नहीं। क्योंकि कटान बिंदु यदि आप ले भी लोगे तो वहां चुंबकीय सुई एक ही दिशा को प्रदर्शित करेगी। इसका अर्थ है चुंबकीय सुई की एक ही दिशा है, दो दिशा वहां नहीं होगी। इसलिए कभी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने समझा कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके लिए पहले हमने समझा कि चुंबक क्या होता है, चुंबक के दो गुण क्या होते हैं। फिर हमने ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट को समझा और साथ ही हमने ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में यह बात समझी कि यदि धारा की दिशा बदल दी जाए तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा बदल जाती है, और यदि हम धारा की जो मात्रा है यदि उसको बढ़ा दें तो विक्षेप की मात्रा भी बढ़ जाती है, और धारा की मात्रा कम कर दें, यदि धारा का मान कम कर दिया जाए तो विक्षेप भी कम हो जाता है। तो इन बातों को आपको जरूर ध्यान रखना, ये आपके आगे बहुत काम आएगी। तो मुझे लगता है आज पूरा थ्योरेटिकल पोर्शंस था, पूरा चैप्टर ही थ्योरेटिकल है। तो यदि आपको कहीं पर कोई डाउट्स लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।